नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। और आप सभी को एमडीएम परिवार की तरफ से नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर और इसके साथ साथ में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए सेल टॉपिक चल रहा था। और अपने बात की थी सेल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, इसने किसकी खोज की थी, सेल क्या होती है, किस प्रकार का शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, इन चीज़ों की अपने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर बात की थी। और उसके बारे में अपने बात की थी सेल थ्योरी की और मॉडर्न सेल थ्योरी की भी बात की थी। और अपने टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसके अंदर, जो लास्ट में अपने बात कर रहे थे। अपने कहा था कि वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी का अपवाद होता है, क्योंकि न तो उसको अपने किस में मान सकते हैं, सेल के अंदर मान सकते हैं और ना ही सेल से बाहर मान सकते हैं। अगर वो क्या है कि सेल अगर सेल के टच में आती है, आपने बात की थी कि जो वायरस अगर सेल के टच में आएगा तो वो सेल की तरह बिहेव करेगा, अगर उसके टच में वो नहीं आएगा तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बेस पे जो सेल होती है उसको दो पार्ट में अपने डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे अपने सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और दो भाग कौन कौन से हैं कि न्यूक्लियस के बेस पे अपने एक सेल को प्रोकैरियोटिक और एक अपने कह सकते हैं यूकैरियोटिक। तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक जो पार्ट होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है नंबर 2 जो पार्ट है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो सेल को किसके बेस पे डिवाइड किया गया है? तो न्यूक्लियस के बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे। तो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है उसके बेस पे। अब जो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे जो सेल ऑर्गन है इनको अपने क्या है धीरे धीरे आगे चलकर पढ़ेंगे। और अपने एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गन है उनकी खोज किसने की थी उस पर अपने एक दिन पूरा एक लेक्चर रख लेंगे, ताकि वो सभी प्रकार के जो बच्चे वो जो वीडियो देख रहे हैं, भले ही वो कंपटीशन के लेवल से देख रहे हैं, भले ही वो सिलेबस के तौर पर देख रहे हैं, उन सभी के वो काम आने वाला है। ओके, तो अपने बात करते हैं कि किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे या केंद्रक के आधार पर जो सेल होती है उसको अपने कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन सा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उनकी अगर बात करूं तो प्रो और यू का मतलब क्या होता है? जैसे ये प्रो शब्द लिखा हुआ है, प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव। प्रो का मतलब क्या है? प्रीमेटिव या अपने कह सकते हैं आदिम। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रीमेटिव या आदिम। या प्रो का मतलब आप क्या लिख सकते हो? प्रीमेच्योर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रो का मतलब प्रीमेच्योर यानी कि अपरिपक्व। और अपरिपक्व क्या है? क्योंकि अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को किसके बेस पे डिवाइड किया है? न्यूक्लियस के बेस पे। तो इसमें क्या है? अपरिपक्व या आदिम प्रकार का क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसको अपने क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोट अपने उसको बोल देंगे। और कैरियोट से यहां पर अपने क्या मतलब रख सकते हैं? न्यूक्लियस। कैरियोट्स अपने क्या रख सकते हैं? न्यूक्लियस, ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है गुड। गुड या अपने कह सकते हैं वेल। गुड या वेल यानी कि जिसमें क्या है, एक प्रकार से अच्छी तरह से जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, या वेल डेवलप न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उस सेल को अपने क्या कह सकते हैं? यूकैरियोटिक कह सकते हैं। और जिसके अंदर प्रीमेच्योर टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस एब्सेंट मान सकते हो। आप क्या कह सकते हो कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उस प्रकार की जो सेल होती है उनको अपने क्या कह सकते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यानी कि जिसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साथ में प्रेजेंट रहती है,
इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है या जो न्यूक्लियर ऑर्गन जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बंद रहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो किस प्रकार के सेल में होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो प्रेजेंट रहती है। अब उसके बाद में अब ये तो एक प्रकार अपने कह सकते हैं कि पुराने टाइप में जो सेल थी उसको डिवाइड किया गया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिलहाल अभी जो अपने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो चल रहा है उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनको फिर से कितने भागों में, या जो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी जो है उसको फिर से कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आर्कीबैक्टीरिया, एक होता है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा जो होता है वो है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, इनके बारे में डिटेल से अपने बात आगे की जो क्लासेस होगी उनके अंदर कर लेंगे। तभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक है उनको फिर से क्या है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सभी जितने भी आप बड़े एनिमल देखते हो जो जिनको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो सारे के साथ जितने भी जीव, भले वो पेड़ पौधे की सेल होती है या ह्यूमन बॉडी है या कोई भी एनिमल है, वो सारे के सारे कौन से हैं, यूकैरियोटिक टाइप के ही होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसके अंदर बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल थी या इसमें भी क्या है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो अब अपने बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। तो ये हो गया, सबसे पहले अपने 1 नंबर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, फिर यहां पर अपने लिख सकते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक होता है मीजोकैरियोटिक, एक कौन सा होता है, मीजोकैरियोटिक। तो अपने 3 लिख लेते हैं टाइप, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मीजो का क्या मतलब होता है, मीजो का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बीच का जो टाइप है उसको अपने क्या कह सकते हैं, मीजोकैरियोटिक। बड़े तौर पर आपको ये 2 ही चीजें मिलती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 ही टाइप आपको पढ़ने को मिलते हैं। मीजोकैरियोटिक थोड़ा सा अपने जो बीएससी के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, अगर जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ये जरूरी नहीं है। तो नंबर 1 अपने बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक की क्या विशेषता होती है या क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। नंबर 1 बात क्या है, झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। नंबर 1 विशेषता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है, ऐसी सेल जिनमें क्या है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार की जो सेल होती है उसको अपने क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल अपने कह सकते हैं। इसके बाद में अब जो मीजोकैरियोटिक इसे कहते हैं तो अपने लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के बीच की सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच की जो सेल होती है उनको अपने क्या कह सकते हैं, मीजोकैरियोटिक कह सकते हैं। उसके बाद में जो यूकैरियोटिक होती है इनमें सुस्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट रहता है, सुस्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, सुस्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी सेल, जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनके अंदर सुस्पष्ट। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। मीजोकैरियोटिक किसको कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की जो सेल है मीजोकैरियोटिक हो गई। और यूकैरियोटिक में क्या है, सुस्पष्ट जो केंद्रक होता है उसकी क्या होती है, प्रेजेंस होती है। अब क्या कहेंगे कि सर अब आपने कहा था कि इसमें क्या है कि झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, इनकी केंद्रक मटेरियल कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो अब ऐसी सेल जिनमें क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, तो ऐसे केंद्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं।
न्यूक्लियोइड भी अपने कह सकते हैं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं, जीनोपोर भी कहा जाता है। जीनोपोर भी अपने क्या है, इनको कह सकते हैं। तो ऐसे केंद्रक जिसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियोइड या जीनोपोर कहा जाता है। उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोपोर। तो अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो जहां पर प्रेजेंट होता है या जो वो भाग होता है, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको अपने बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या अपने क्या कह सकते हैं, इनको जीनोपोर अपने इनको कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 1 क्या बेस था, न्यूक्लियस के बेस पे। तो न्यूक्लियस इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक जो होगी उसमें मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोपोर कहते हैं। प्रो मीजो क्या है, प्रो और यू का बीच का भाग है, और यूकैरियोटिक में है सुस्पष्ट जो केंद्रक होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात अपने यहां पर हो गई। ओके, उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 2 जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, तो 2 नंबर पॉइंट क्या है कि डीएनए नेक्ड होता है, और जो सभी इसी पर स्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब इसमें क्या है, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें डीएनए कैसा होता है, नेक्ड या नग्न होता है, नग्न होता है। यानी अपने क्या कह सकते हैं, यानी अपने कह सकते हैं कि इस पर स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, स्टोन प्रोटीन का एब्सेंस होता है या अभाव होता है। देखिए अब क्या कहता है ये कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है कि अब अपने अगर वो सेल उसको कहीं ना कहीं अपने मान रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। इनके ऊपर अपने पहले भी सेल थ्योरी में बात की थी कि कोई भी जो सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो पूर्ववर्ती कोशिका के अंदर जो नई सेल बनी उसमें जो करेक्टर आएंगे, अपने को पता है कि नए करेक्टर किससे आते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे आते हैं। और अपने को पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, 2 हो सकते हैं, या तो आरएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो अब इनके अंदर जो डीएनए अगर किसी सेल में प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होता है, नेक्ड होता है। और नेक्ड का क्या मतलब है कि उस पर हिस्टोन प्रोटीन की जो लेयर है वो नहीं प्रेजेंट होती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आपने नाम सुने होंगे बिल्कुल, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जब कभी भी अपने क्या है, क्रोमोसोम का जो टॉपिक पूरा अपने करेंगे, इसके बाद में जब सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पर अपने क्रोमोसोम डीएनए को अपने डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, या कहां पर वो प्रेजेंट रहती है, किस प्रकार से वो प्रेजेंट होती है। तो डीएनए नेक्ड होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंट होती है। उसके बाद में जो अगर अपने बात करते हैं मीजोकैरियोटिक की, तो डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन इस पर भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं मीजोकैरियोटिक, तो यहां पर भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है, इसका जो डीएनए होता है उसके अंदर या उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, यहां पर प्रेजेंट रहेगी, किसके ऊपर, जो यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, मीजोकैरियोटिक में एब्सेंट, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मीजोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि यहां पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। लेकिन जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, नेक्ड ही होता है, किसके अंदर, मीजोकैरियोटिक जो सेल होती है उनके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अब नंबर 3 पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो 3 नंबर पॉइंट की मैं बात करूं तो 3 नंबर कैरेक्टर इसमें क्या होगा, क्या विशेषता होती है 3 नंबर पॉइंट की। 3 नंबर देखो, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं 3 नंबर, तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो जो न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोलस
एब्सेंट होती है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। यानी कि अगर केंद्रक का अभाव है तो उसमें भी क्या होगा कि जो केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियोलस जो होती है, उसका भी क्या होता है? अभाव होता है। उसके बाद में यहां पर जो मीजोकैरियोटिक होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सुसंगठित नहीं होते, सुसंगठित नहीं होते। क्या चीज है? क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होते हैं वो सुसंगठित नहीं होते। जबकि जो यूकैरियोटिक होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि नंबर 4, जब डिवीजन होता है, डिवीजन के टाइम तर्कुतंतु जो होते हैं, या आपने कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? जो प्रोकैरियोटिक होती है उनके अंदर, और जो यूकैरियोटिक होती हैं उनके अंदर डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर या जो तर्कुतंतु होते हैं उन तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है, और वहां से जो क्रोमोसोम होते हैं उनका जब डिवीजन होता है, उनका जब विभाजन होता है, आधे क्रोमोसोम एक साइड में जाते हैं, आधे क्रोमोसोम में एक साइड में जाते हैं। आपने कभी सेल डिवीजन अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो इसके ऊपर जरूर आएगा। एक जो लेक्चर होगा अपने सेल डिवीजन, यानी कि जो अपने दोनों टाइप की बात की थी, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के अंदर, तो उसको भी अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 4 पॉइंट क्या है कि डिवीजन के टाइम जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसका भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, वो भी नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर 5वां जो पॉइंट है, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन सी सेल किसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन यानी कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो किसके टाइप हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप होते हैं। अगर मीजोकैरियोटिक की बात करते हैं तो डायनोफाइसी, डायनोफाइसी ये अगर आप बॉटनी कर पढ़ते हो तो उसके अंदर एक क्या है कि शैवाल का एक क्लास होती है। ये किसकी है? एल्गी या जो शैवाल होते हैं, शैवाल की एक क्लास है जो किसका टाइप है? जो मीजोकैरियोटिक का टाइप होता है। उसके बाद में अगर अपने यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सभी हायर एनिमल जो होते हैं, एनिमल किसके अंदर आते हैं? वो यूकैरियोटिक के अंदर ही आते हैं। तो यहां पर अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, उसमें थोड़ा क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपने डिस्कस किया है। आपने कह सकते हैं इसी एक प्रकार की डेफिनेशन है। अपने बात की थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होती है, स्पिंडल जो फाइबर होते हैं उसका निर्माण नहीं होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। और इसके अलावा अपने बात की थी कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसकी तुलना में यूकैरियोटिक में अपनी बात की थी तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, डीएनए जो होता है उस पर हिस्टोन प्रोटीन की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसके साथ साथ में डिवीजन के टाइम क्या है? स्पिंडल फाइबर या जो तर्कुतंतु होते हैं उसका क्या होता है? इस पे निर्माण होता है। तो ये अपने यहाँ पर बात होगी। उसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आपको कैसे दिखती है। तो ये एक मॉडल डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो। ये एक बैक्टीरिया है, उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। और यह पर जो डायग्राम है ये अपने कह सकते हैं कि जो एक एनिमल सेल है उसका एक डायग्राम अपने को दिख रहा है, या अपने एक मॉडल मान सकते हैं। तो इसमें देखिए कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और अपने बात करते हैं यहाँ पर तो इसके अंदर इसके बाद में इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इसमें जो
बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जो सेल ऑर्गन के रूप में इसमें सभी प्रेजेंट रहते हैं। जबकि यहाँ पर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर अपने क्या है, एक न्यूक्लियोइड ही प्रेजेंट, जैसे अपने बात की थी ना कि अगर न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोपोर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो इसको अपने क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसके बाद इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट रहती है, आवरण प्रेजेंट रहता है, जिसको अपने कैप्सूल या कैप्सिड अपने कह सकते हैं। फिर इसमें लोकोमोशन के लिए क्या देखा यहाँ पे, फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो फ्लैजेला और सीलिया दो होते हैं, फ्लैजेला की संख्या कम होती है, सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं। फ्लैजेला साइज में थोड़े बड़े हो सकते हैं जबकि सीलिया साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और क्या होते हैं, राइबोसोम के कुछ जो पार्ट है वो भी आपको क्या है इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। तो ये डायग्राम भी आप बनाइएगा ताकि दोनों के अंदर आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर रूप से दिख जाए। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों की अपने तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो कहां कहां पर उसमें अपने को अंतर देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। अब आपकी जो नोटबुक है उसमें आप क्या है इस प्रकार की एक इंडेक्स तैयार कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको चीजें याद रखने में, अगर आप कंपैरिजन करके चीजें याद रखोगे तो आपको याद करने में क्या होती है, काफी आसानी होती है। तो यहां पर आप एक बॉक्स में इसमें लिखिए कैरेक्टर लक्षण कौन से हैं, इसके बारे में प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पर आप लिख लीजिए यूकैरियोटिक सेल। तो अपने स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल जो होती है उसके अंदर अगर उनकी तुलना अगर अपने करते हैं तो उसमें कहां पर डिफरेंस आता है। नंबर एक जो पॉइंट है वो है सेल साइज। तो कोशिका का साइज कितना हो सकता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक अगर बात करते हैं तो उसमें 0.5 म्यू से लेकर और 5 म्यू तक इसका साइज हो सकता है। 0.5 म्यू से लेकर और कितना 5 म्यू मीटर तक क्या हो सकता है, साइज हो सकता है किसका, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका। उसके बाद यूकैरियोटिक जो होती है उसके साइज की बात करते हैं तो ये 5 म्यू से लेकर 20 म्यू तक, 5 म्यू से लेकर और कितना 20 म्यू मीटर तक इसका क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। अपवाद स्वरूप आपको कुछ सेल ऐसी भी मिल सकती है जिसका साइज इससे बड़ा भी हो सकता है और कुछ ऐसी हो सकती है इसका साइज छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये कहते नहीं है कि इतना ही होगा, ये लड़की मोस्टली जो सेल होती हैं उनका इतना ही साइज आपको मिलेगा। उसके बाद में नंबर 2 पर बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इसमें जो होगी वो होगी पेप्टिडो ग्लाइकोन या एमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। एमाइनो एसिड या आपने कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है। जबकि यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर प्रेजेंट रहती है। और जो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज से मिलकर सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर आपको डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो वो जो प्रोकैरियोटिक उसके अंदर एमाइनो एसिड या तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में फिर आगे 2 डिवीजन आ जाते हैं, एक होता है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर सेलुलोज से मिलकर वो सेल वॉल का निर्माण होता है, जबकि एनिमल सेल जो होती हैं उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, पूर्णतः एब्सेंट होती है या उसका अभाव होता है। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन भी है। पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर भी बनी हो सकती है, एमाइनो एसिड से मिलकर भी बनी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बनी हो सकती है। उसके बाद में 3 नंबर है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या जो जीव द्रव्य कला जो होती है उसकी मोटाई कितनी हो सकती है, तो इसमें 40 से 50 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर
50 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो सकती है, प्रोटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मोटाई हो सकती है। और अगर अपने यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक, 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो सकती है, इसकी मोटाई हो सकती है। किसकी, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। सेल साइज 0.5 म्यू से 5 म्यू तक, यूकैरियोटिक की 5 से 20 म्यू। अगर अपने बात करते हैं सेल वॉल की तो एमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी हो सकती है, जबकि यूकैरियोटिक में एनिमल सेल में तो एब्सेंट ही होगी और प्लांट सेल जो होता है उसमें सेलुलोज से मिलकर बनी हो सकती है। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर मोटाई की बात करते हैं तो 40 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम, और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो सकती है, इसकी मोटाई हो सकती है। उसके बाद में 4 नंबर अपनी बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन का मतलब क्या है कि ऐसे सेल ऑर्गन जिनके बाहर खुद की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उनको अपने क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन अपने कह सकते हैं। तो अगर अपने प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑल एब्सेंट। जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गन प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक के अंदर उसमें किसी के बाहर भी मेम्ब्रेन ऑर्गन मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक की अगर अपने बात करते हैं तो ऑल प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट। अपवाद स्वरूप एक आधा ऐसा हो सकता है जिसमें नहीं प्रेजेंट हो, बाकी लगभग जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अंदर क्या है, या उनके बाहर उनके बाहर क्या है कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन अपने इसको जैसे अपने ER अपने एग्जांपल ले सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, या माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर अपनी खुद की मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी खुद की अलग से प्रेजेंट रहती है ना। तो ठीक वैसे ही अगर अपने प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करते हैं या केंद्रिका की बात करते हैं तो सुस्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है इसके अंदर। और जो यूकैरियोटिक जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एब्सेंट और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट। अपने पहले भी बात करके आए हैं कि जो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, और यूकैरियोटिक जो होती है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं क्रोमोजोम की अगर बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं तो सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, सिंगल क्रोमोजोम। और अगर अपने यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहां पर कैसा होता है, मल्टीपल क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं। कैसा होता है, मल्टीपल क्रोमोजोम किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। और प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो कैसा होता है, सिंगल क्रोमोजोम उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बारे में नेक्स्ट अपने बात करते हैं न्यूक्लियोलस, यानी कि जो केंद्रिका जो होती है उसकी अगर अपने बात करते हैं तो अपने पहले ही बात करके आए हैं कि अगर जो केंद्रिका है वो किसमें, प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनके अंदर क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो अपने पहले भी बात करके आए कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो नेक्ड होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट रहता है, उसमें पाया जाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल, अब इसमें क्या होगा, डीएनए बिखरा हुआ रहता है ना। क्यों बिखरा हुआ क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो डीएनए क्या होगा, बिखरा हुआ प्रेजेंट रहता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें डीएनए क्या होता है, केंद्रक में प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर डीएनए न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ये बात अपने पहले भी करके आए हैं कि इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, डीएनए पूरे सेल के अंदर ही बिखरा हुआ रहता है। जबकि यहां पर क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वो बंधा हुआ रहता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं
करते हैं नेक्स्ट क्या है, मीजोजोम। अगर मीजोजोम की बात करते हैं तो मीजोजोम क्या होगा कि ये श्वसन हेतु इसमें तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। अब मीजोजोम का काम क्या है, मीजोजोम का काम होता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन का काम होता है मीजोजोम का। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो अपने को पता है कि इसमें मीजोजोम नहीं होता, इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है जो किसका काम करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है या श्वसन का काम करती है। तो मीजोजोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, जबकि वहां पर मीजोजोम नहीं होती है यूकैरियोटिक में, उसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब स्टार्टिंग में जब इसका रिसर्च चल रहा था तो जो मीजोजोम थी उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही स्टार्ट में माना गया था, लेकिन बाद में उसको माइटोकॉन्ड्रिया न मान के क्या कहा, इसको मीजोजोम उसको नाम दिया गया था। जब कभी अपने इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं बता दूंगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की स्ट्रक्चर अपने ध्यान से देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मीजोजोम कहाँ होता है। अभी आपको क्या है कि मीजोजोम प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो हाँ, प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। फंक्शन की बात करते हैं तो क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन का फंक्शन है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है कि मीजोजोम प्रेजेंट नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या है कि मीजोजोम में प्रेजेंट होता है। यहां पर अपनी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में तो किसमें होगा, मीजोजोम जो होती है मीजोजोम में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम क्या है, किस ऑर्गन का होता है, तो मीजोजोम का होता है। तो फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, मीजोजोम में ही प्रेजेंट रहते हैं। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है क्या, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं उसकी। नेक्स्ट 12 है फ्लैजेला। फ्लैजेला फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर 9+0 वाली जो स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला की, दो स्ट्रक्चर होती है 9+0 और 9+2। जब कभी इसकी स्ट्रक्चर जब अपने डिस्कस करेंगे तो वहां पर अपने बात करेंगे। तो 9+0 वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पर अपने बात करते हैं तो 9+2 वाली अगर किसी सेल में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो कैसी होती है, 9+2 स्ट्रक्चर वाली जो फ्लैजेला होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। और फ्लैजेला क्या है कि सूक्ष्म मात्रा में जो ट्यूब्यूल्स थी उसके रूप में प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पर फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला ही प्रेजेंट रहती है जिसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। और यहाँ पर फ्लैजेला भी हो सकती है और सीलिया भी आपको यूकैरियोटिक के अंदर मिल सकती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि जो सेल होगी या जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, उनका एक्सचेंज कैसे होता है या उसका जो आदान प्रदान कैसे होता है। अब आपको पता है कि अपने जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अपने जो फूड होगा, भोजन होगा, वो हर एक सेल तक पहुंचेगा, है ना। तो कैसे पहुंचता है, तो वो क्या उसमें प्रासरण की जो क्रियाएं होती है या एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल, इस प्रकार क्या है उसका संचरण होता रहता है। उसको अपने क्या बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, यानी कि उसमें से सेल से बाहर निकलना और वापस सेल के अंदर आना, वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के रूप में हो सकता है। तो इन दोनों की बात करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर तो क्या होगा, एब्सेंट होगा। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एब्सेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिवीजन की। अगर बात करते हैं तो डिवीजन जो होता है एमायोटिक होता है, असूत्री विभाजन इसके अंदर होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक जो होती है उसमें माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस,
अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के जो विभाजन होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, वो यूकेरियोटिक में। अपने कल भी बात की थी कि जो समसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें होता है, जो सोमेटिक सेल जो होती है, कायिक कोशिका जो होती है उसके अंदर, और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो वो किसमें होता है, तो वो सेक्स सेल जो होती है, जनन कोशिकाएं जो होती है, उन जनन कोशिकाओं के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री जो डिवीजन होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, तर्कु तंतु की मैंने बात की थी तो पहले अपने बात करके आए हैं प्रोकैरियोटिक जो होती है उनमें तर्कु तंतु नहीं बनते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो तर्कु तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अपने हैं नंबर 17 एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो अपने पहले बात करें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहां पर अपने बात करते हैं तो क्या होगी, सभी जो हायर सेल होती हैं, हायर एनिमल जो होते हैं उनकी जो सेल होती है वो सारी की सारी किसमें होती है, यूकैरियोटिक के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी अपने पढ़ा है आपको समझ में आया है। एक बार इसको आराम से देखना, उसके बाद में जो जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को आपको नोटबुक में लिखना है, और 3 या 4 बार अगर आप इनको पढ़ोगे, अगर आप पहले तो आप करेक्टर याद करना कि सेल के अंदर कौन कौन से करेक्टर हो सकते हैं, और उस करेक्टर याद होने के बाद में आप इन चीजों को देखना कि इसमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो किस प्रकार का है, और एब्सेंट है तो क्यों है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं गारंटी कर लेता हूं कि 2 या 3 बार अगर आप इनको ध्यान से देखोगे वीडियो को और उसको पढ़ोगे तो आपकी ये चीज याद भी हो जाएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये चीजें आप नहीं समझ पाते हो या नहीं याद करते हो तो इसके बाद में जितनी भी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो अपनी बुक है वो सेल बायोलॉजी की ही बुक है, तो सेल के बारे में ही चलेगा। जब तक आप सेल को नहीं समझोगे, उसके टाइप को नहीं समझोगे, उसके अंदर क्या है उस चीज को नहीं समझोगे, तो पूरी बुक आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। और एक बार फिर से एमडीएम के पूरे परिवार की तरफ से आपको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।